दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रवीण कुडू शप्पू। मूवी के लीड रोल में मेरे फेवरेट बासिल जोसेफ और सोबिन शाहिर हैं। ये मूवी आपको काफी पसंद आने वाली है, इसीलिए इसे आखिरी तक देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें आधी रात के वक्त किसी गांव की दारू की दुकान को दिखाया जाता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि किसी आदमी की लाश उस दुकान के अंदर लटक रही होती है। अब सीन दूसरे दिन पर शिफ्ट होता है, जहां हम संतोष नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। संतोष अभी अभी अपनी ड्यूटी पर पहुंचा ही था कि उसका सीनियर ऑफिसर उसे फौरन कैबिन में बुलाता है। वो कहता है कि संतोष, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना हुआ है। अभी तक तुमने बहुत सारे केसेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल रात जिस दारू की दुकान पर गए थे ना, तो उस केस को तुम ही इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व करो। इस पर संतोष कहता है कि सर, वो केस मैं नहीं ले सकता, आप किसी और को दे दीजिए। सीनियर हैरान होकर पूछता है, ऐसी क्या वजह है? तो संतोष कहता है कि सर, मुझे दारू की स्मेल पसंद नहीं और मुझसे वो झेली भी नहीं जाती। उसकी स्मेल से मुझे चक्कर आने लगते हैं। वो बताता है कि असल में बचपन में मेरे पिताजी दारू पीकर मेरी माँ को बहुत मारा पीटा करते थे और फिर एक दिन उस टॉर्चर को ना सहते हुए मेरी माँ ने खुद की जान ले ली। इसलिए अभी तक वो ट्रॉमा मेरे दिमाग में है और सब कुछ जानते हुए भी मैं खुद को एंग्जाइटी होने से रोक नहीं पाता। ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है, अरे क्या मूवीज की तरह बहाना बना रहे हो? डीसीपी साहब ने मुझे तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था कि संतोष ये केस देख लेगा। ऊपर से अगर इसे तुम सॉल्व कर लोगे तो मैं ऊपर तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश भी करूंगा, सोच लो। तो इस तरह अब संतोष के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाता है। दरअसल बात यह है कि कल रात ये लोग खबर मिलने पर रात में उसी दारू की दुकान पर गए थे जिसको हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। अब वहाँ वो आदमी लटका हुआ मिला था, इसलिए पुलिस को पता करना था कि वो मर्डर है या विक्टिम ने खुद की ही अपनी जान ली थी। और इसी वजह से सीनियर्स चाहते थे कि संतोष इस केस को हैंडल करे। खैर, अब संतोष उसी दिन इस केस के पहले सस्पेक्ट को अपने पास बुलाता है। ये आदमी वही था जिसने उस मौत की खबर दी थी और इसका नाम था सुनील। अब इस संतोष के अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है कि ये सामने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसकी कई चीजें सही से गेस कर लेता है। इसलिए आज सुनील को देखते ही संतोष जान लेता है कि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। तो पूछने पर सुनील कंफर्म करता है कि हाँ सर, कुछ साल पहले मैं सीआरपीएफ से रिटायर होकर आया हूँ और अब वापस अपने गांव आकर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ। तो संतोष पूछता है कि कल रात उस दारू की दुकान में क्या हुआ था, जरा बताओगे? तो सुनील जो हुआ वो संतोष को बताने लगता है, जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कल रात जोरदार बारिश होने की वजह से 11 या 12 लोग उस दारू की दुकान में ताश खेलते हुए दारू पीते रहते हैं। तभी उनमें से 2 लोग अचानक किसी छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और इसी झगड़े के दौरान जब ये दोनों बगल वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर ये एक आदमी की बॉडी को लटका हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं और इस आदमी का नाम था बाबू। असल में ये आदमी भी इन्हीं लोगों के साथ वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसके साथ ये सब कब हुआ या उसने अपने साथ ये सब कैसे किया, ये किसी को पता नहीं होता। इसके बाद ये दोनों यही खबर बाकी लोगों को देते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो प्रेजेंट में सुनील यही बताकर पुलिस स्टेशन से चला जाता है। इसके बाद बारी आती है कुट्टक नाम के लड़के की, जो उन लोगों के साथ उस रात मौजूद था। अब बात ये थी कि कुट्टक के ऊपर पहले से कुछ केसेस चल रहे थे, जिस वजह से संतोष ने इसको सस्पेक्ट के तौर पर बुलाया था। अब संतोष कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो पहले से ही काफी सारे केसेस हैं, बस में जाकर लड़कियों से छेड़खानी करना, पॉकेट मारना, ये तो तुम्हारे लिए आम बात है, इसलिए जो बोलना सच बोलना, वरना बुरा पछताओगे। तो इस तरह से कुट्टक जो बताता है वो हमें वापस से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। उस वक्त जब ये लोग बाबू की डेड बॉडी को देखते हैं तो फौरन उसकी डेड बॉडी को नीचे उतारकर उसको सीपीआर देने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन बाबू की सांस वापस नहीं आती क्योंकि उसको मरे हुए बहुत समय हो चुका था। तो इस तरह कुट्टक अपनी बात को रखकर वहां से चला जाता है। फिर बारी आती है सिलोन नाम के आदमी की, जिससे संतोष ठीक यही सवाल करता है कि तुमने कल रात क्या देखा। अब सिलोन के बताने पर फिर से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि बाबू की डेड बॉडी को नीचे उतारने के बाद सुनील उसको चेक करके सभी से कहता है कि बाबू को किसी ने मारा है, क्योंकि बाबू खुद को नहीं मार सकता। मैं पर्सनली बाबू को अच्छी तरह से जानता हूं। तो इस तरह से सिलोन भी अपना बयान दे देता है। फिर इसी तरह सब अपना अपना बयान देते हैं और इसी बीच इन लोगों में से एक आदमी पूरी चीज डिटेल में बताता है।
जिससे संतोष पूछता है कि कल रात उस दारू की दुकान के बंद होने के बाद भी तुम 11 लोग वहां बैठकर ताश खेलते हुए दारू पी रहे थे और उसी वक्त उस दुकान के ओनर बाबू की मौत हो गई। इसलिए सच बताओ कि उस वक्त हुआ क्या था। अब वो आदमी बाकी की चीजें तो वही बताता है जो सभी ने बताई थी, लेकिन आखिर में वो एक जरूरी पॉइंट सामने रखता है। सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में उसी मोमेंट पर जाता है जहाँ सभी ने बाबू की बॉडी को नीचे उतारा था। हम देखते हैं कि उस बॉडी को नीचे उतारने के बाद सुनील ही वो शख्स था जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। और फिर सीपीआर देने के बाद जब बाबू की डेथ कंफर्म हो गई तो सुनील पूरी शॉप को इधर उधर जाकर देखने लगा, मतलब एक एक करके सभी रूम्स को चेक करने लगा। और फिर उसने सभी से कहा कि इस दुकान में सिर्फ 2 आने जाने के गेट हैं, एक आगे का और एक पीछे का, लेकिन दोनों ही गेट फिलहाल बंद हैं। यानी ना तो यहाँ से कोई बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है, जिसका मतलब है कि बाबू को मारने वाला शख्स हम में से ही कोई एक है। अब ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि आखिर किसने बाबू की जान ली होगी। और जब सुनील से पूछा गया कि बाबू तो लटका मिला था ना, तो हो सकता है कि उसने खुद को ही मारा होगा, तो सुनील ने इसी बात पर कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं बाबू को अच्छी तरह से जानता हूँ और वो ऐसा नहीं कर सकता। और इसी बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी, जिसमें संतोष भी शामिल था, जैसा कि हमें पता है। अब उस वक्त एक पुलिस वाला इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग आखिर बाबू को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि सर, हम सभी ने शराब पी रखी है, इसीलिए कोई ड्राइव नहीं कर सकता था, पर जैसे ही पता चला वैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया। इसके बाद संतोष दुकान को अच्छे से चेक करता है, जहां उसे बाबू की टेबल के अंदर 3 इल्लीगल गन्स मिलती हैं। और फिर काफी देर इधर उधर ऑब्जर्व करने के बाद वो आखिर में कहता है कि सर, ये मर्डर है। इस आदमी ने खुद को नहीं मारा, बल्कि किसी ने इसको मारा है, वो भी बहुत सफाई से, क्योंकि संतोष के हिसाब से वहाँ की उस टेबल और चेयर पर बाबू के फुटप्रिंट्स मौजूद नहीं होते, जहाँ से चढ़कर वो खुद को लटका सकता था। ऊपर से उसके गले में जो रस्सी थी उस पर काला पेंट लगा हुआ था, जो कि ताजा दिख रहा था, जबकि बाबू के शरीर और कपड़े क्या, उसके हाथों तक पर कोई पेंट का निशान नहीं था। इसका मतलब साफ था कि किलर ने उस रस्सी को यूज किया होगा और उसी के पास से वो पेंट उस रस्सी पर लगा होगा। इतना ही नहीं, जब मर्डर हुआ था तो उससे पहले काफी देर तक बारिश भी हो रही थी, इसलिए अगर बाहर से कोई आता तो अंदर पैरों के निशान या मिट्टी लगी होती, जबकि वो जगह दोनों दरवाजों से अंदर तक एकदम साफ थी। साथ ही बाबू के काउंटर के पैसे भी ऐसे के ऐसे ही थे, यानी जिसने भी उसे मारा है उसने पैसों के लिए उसे नहीं मारा होगा। और यहीं पर काउंटर पर संतोष एक डायरी को देखता है जिसमें कुछ पेजेस मिसिंग होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें फाड़ा हो। तो इस तरह संतोष के हिसाब से भी अंदर मौजूद लोगों में से ही किसी ने बाबू को मारा था, और इसीलिए वो आज सभी को एक एक करके बुला रहा था और उनसे पूरी डिटेल पूछ रहा था, ताकि अगर किसी का बयान मैच ना करे तो वो उस पर अपना शिकंजा कस सके। लेकिन फिलहाल अब वो जोर जोर से खांसने लगता है और बाहर आकर वोमिट करने लगता है, क्योंकि ये दारू की दुकान थी जिसकी स्मेल इससे बर्दाश्त नहीं होती। इस तरह अब सभी अपना अपना बयान देकर चले जाते हैं, जबकि संतोष अपना पर्सपेक्टिव भी क्लियर करने लगता है कि क्या हुआ होगा। पर इस बीच हमें ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी वहाँ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि दुकान बंद करने का टाइम होने की वजह से उसी दुकान में काम करने वाला आदमी कन्नन सभी लोगों को उनके घर भेजने लगता है, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। लेकिन इन 11 लोगों की ताश की आखिरी पारी चल रही थी, इसलिए दुकान की खिड़की बंद करते करते कन्नन सभी से कहता है कि ये आखिरी चाल के बाद आप सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाना, क्योंकि शॉप बंद करने का टाइम हो गया है। इसी दौरान हम बाबू को देखते हैं, जो इस वक्त अपने कमरे में बैठकर दारू पी रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बाबू मरा हुआ मिलता है तो ये लोग उसे नीचे उतारते हैं और सभी आपस में यही सोचने लगते हैं कि कहीं बाबू को कन्नन ने तो नहीं मारा, क्योंकि वही इतनी देर से दुकान में इधर उधर घूम रहा था और सभी को जाने को बोल रहा था। अब हमें फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है, जहां हम कन्नन की बीवी मिरिंडा को देखते हैं। असल में ये मिरिंडा लगभग रोज इसी दारू की शॉप में आकर बाबू से मुलाकात करती रहती थी, और ये सब देखकर गांव वालों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि शायद बाबू और मिरिंडा का चक्कर चल रहा है। अब कन्नन तो बाबू की शॉप में ही काम करता था, इसलिए वो इस चीज से काफी इरिटेट होता था कि मिरिंडा बेवजह दूसरे मर्दों से मिलती रहती है। तो यही चीज जब प्रेजेंट में संतोष को किसी गांव वाले से पता चलती है तो वो फौरन मिरिंडा को पुलिस स्टेशन बुलाता है। अब वो मिरिंडा से उसके हस्बैंड कन्नन के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा पति कैसा आदमी है और तुम दोनों की शादी कब हुई थी, सुना है तुम दोनों की कुछ बनती नहीं।
तो मिरिंडा कहती है कि सर, कन्नन के अपाहिज होने के बावजूद भी मैंने उसको पसंद कर लिया और फिर हमने शादी कर ली। लेकिन फिलहाल जब ऑलमोस्ट 5 साल के बाद मैं माँ बनने वाली थी तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मिसकैरेज हो गया, जिसके बाद कन्नन मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक करने लगा। इस तरह हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब एक दिन मिरिंडा दारू की दुकान पर आकर कन्नन से ना बात करते हुए बाबू के पास जाकर बात करने लगती है, तो ये देखकर वहाँ के सारे लोग कन्नन पर हंसने लगते हैं और फिर गुस्से में आकर कन्नन अपनी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जबकि बाबू कन्नन को ऐसा करने से रोक लेता है। तो इस तरह अब संतोष का शक कन्नन पर बढ़ने लगता है। फिर वो वापस कन्नन को पूछताछ के लिए बुलाता है, जहाँ कन्नन उससे कहता है कि सर, बाबू मेरा मालिक था और उसका अफेयर मेरी बीवी के साथ ही नहीं बल्कि दुकान में काम करने वाली बंदी कल्याणी के साथ भी था। संतोष पूछता है, ये कल्याणी कौन है? तो कन्नन कहता है कि वो उसी सिलोन की बीवी है जिससे आप पूछताछ कर चुके हो और सिलोन को भी पता है कि उसकी बीवी बाबू के साथ चक्कर चला रही है, लेकिन फिर भी वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। आगे कन्नन कहता है कि सर, बाबू बहुत ही क्रूर किस्म का आदमी था। एक दिन कुछ पेंटर्स दुकान पर आए थे पेंटिंग करने के लिए, लेकिन वो लोग किसी चीज को लेकर एक दूसरे से ही झगड़ा करने लगे और उन्होंने इस बीच दुकान का थोड़ा सा नुकसान कर दिया, जिसे देखकर बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा पीटा, जिसके बाद वो लोग वापस नहीं दिखे। कन्नन कहता है कि सर, अब आप मुझे ही देख लो, मैं बाबू की तरह लोगों से फाइट नहीं कर सकता, इवन मैं तो ढंग से चल भी नहीं पाता, तो शायद इसीलिए मेरी बीवी उस बाबू से अट्रैक्ट हो गई होगी। मैं तो साहब दुकान से इतना कमा भी नहीं पाता, वो तो मैं दुकान में ही छोटे मोटे मैजिक करके लोगों को एंटरटेन करता हूँ ताकि कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमा सकूं। लेकिन ये मर्डर करना मेरे बस की बात नहीं है सर। अगर मर्डर करना ही होता तो मैं उसी दिन कर देता ना, जिस दिन मुझे मिरिंडा पर पहली बार शक हुआ था। फिर वापस संतोष मिरिंडा को बुलाकर उससे पूछताछ करता है, तो मिरिंडा कहती है कि सर, हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन कन्नन मुझ पर बहुत ही शक किया करता था और आए दिन शक की वजह से मुझे मारा पीटा करता था। और फिर इसी बात को लेकर रिसेंटली हम दोनों के बीच भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर मैं कल्याणी के घर पर चली गई। सर, अब मैं कन्नन के साथ रहना नहीं चाहती, वो आदमी पागल हो चुका है। अब संतोष उससे उसके बाबू के साथ अफेयर होने की बात पूछता है तो वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये महज अफवाह है। इसके बाद संतोष को पता चलता है कि जो लोग उस रात दुकान में मौजूद थे उनमें से एक आदमी अभी तक बयान देने नहीं आया है और उस आदमी का नाम मास्टर है। इसलिए अब संतोष खुद मास्टर के पास पहुंचकर उससे पूछताछ शुरू करता है और वो उससे भी पूछता है कि उस रात क्या हुआ था और आखिर में सब कन्नन पर शक क्यों कर रहे हैं। अगर उसकी बीवी का चक्कर था तो वो बाबू को बहुत पहले ही मार सकता था, फिर और क्या बात है। तो मास्टर उससे कहता है कि सर, सिर्फ यही बात नहीं है, असल में जब भी हम कार्ड्स खेलते हैं तो कन्नन बहुत ही फोकस के साथ खेलता है और उस दिन भी वो हमारे पास ऐसे ही फोकस के साथ खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक उसने दुकान में काम करने वाली लड़की कल्याणी से कहा कि आज रात तुम घर जल्दी जा सकती हो। और सर, ये बात हैरान कर देने वाली थी क्योंकि वो कार्ड्स में इतना डूब जाता था कि किसी से बात तक नहीं करता था। लेकिन उस रात उसने कल्याणी को जाने को कहा, जिससे उस पर सभी का शक चला गया। इसके बाद संतोष दोबारा से कन्नन के पास आकर पूछता है कि उस रात कल्याणी को जल्दी जाने को क्यों कहा था। तो कन्नन कहता है कि सर, आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। असल में उस वक्त रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने कल्याणी को जाने को बोला। ऊपर से उसका हस्बैंड सिलोन भी वहीं बैठकर दारू पी रहा था और उसको देखकर वो बार बार परेशान भी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको भेजना बेहतर समझा। पर तभी संतोष कहता है कि सिर्फ इतनी बात नहीं है, मुझे इंक्वायरी में पता चला है कि तुमने 2 दिन पहले एक दुकान से जिस रस्सी को खरीदा था उसी रस्सी से बाबू की मौत हुई है, क्योंकि वो रस्सी नई थी और दुकान वाले ने बताया कि तुम ही उससे वो रस्सी लेकर गए थे। अब इस पर कन्नन कहता है कि अरे सर, दुकान के सारे सामान मैं ही लाता हूँ और बाबू ने ही उस रस्सी को मंगवाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जल्दी नशा होने के लिए बाबू मुझसे कुछ नशीली दवाइयां भी मंगवाया करता था। तो इस तरह संतोष एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर पक्की लीड क्यों नहीं मिल रही। अब सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस रात बाबू की डेड बॉडी को नीचे उतारने के बाद सारे लोग कन्नन पर ही शक करने लगते हैं, जिस पर कन्नन सभी से कहता है कि अरे यार, तुम लोग मुझ पर कैसे शक कर सकते हो, मैंने ही तुम लोगों की आंखों के सामने सभी को दारू ला कर दी और फिर खुद तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए बैठ गया। इवन मैंने तो बाबू भाई को भी दारू दी थी। अब इसी बीच जब वो लोग कमरे में गए थे तब उन्हें लाश मिली। तो ये सुनने के बाद वो लोग भी यही सोचते हैं, हाँ यार, ये बात भी सही है, कन्नन हमारे साथ ही गेम खेल रहा था और वो तो अपनी सीट से उठा ही नहीं था, फिर वो कैसे बाबू भाई को मार सकता है।
इस तरह प्रेजेंट में भी संतोष के बाकी लोगों से पूछने पर वो लोग भी यही जवाब देते हैं कि हाँ सर, कन्नन हमारे साथ ही गेम खेल रहा था और वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। अब उसी वक्त सीनियर ऑफिसर संतोष के पास आकर केस की अपडेट पूछता है तो संतोष उससे कहता है कि सर, मेरा पूरा शक इस कन्नन पर है, लेकिन फिलहाल सबूत ढूंढना बाकी है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। इसके बाद संतोष वापस से मिरिंडा के पास जाता है और उससे कहता है कि कल रात को तुम बाहर घूम रही थी क्या, क्योंकि तुमको गांव के कुछ लोगों ने देखा था। तो इस पर मिरिंडा कहती है कि सर, मैं नींद ना आने की वजह से और अपने रिश्ते की टेंशन की वजह से ऐसे ही बाहर घूम रही थी, और जब मैं घूम रही थी तो मैंने देखा कि बाबू की दुकान के पास कोई आदमी था जिसके सर पर ज्यादा बाल नहीं थे। अब संतोष पूछता है कि क्या वो ठीक से चल पा रहा था, तो ये सुनकर मिरिंडा समझ जाती है कि संतोष कन्नन पर शक कर रहा था, इसीलिए वो डायरेक्ट कहती है कि सर, आप कन्नन पर शक कर रहे हो क्या? मैं अपने पति को जानती हूँ, वो मुझे तो मार पीट सकता है लेकिन किसी आदमी को नहीं, और वैसे भी वो रात वाला आदमी हट्टा कट्टा था और ठीक से चल रहा था, यानी वो कन्नन नहीं था। आगे संतोष पूछता है कि और क्या देखा तुमने? तो मिरिंडा एकदम से कहती है कि सर, क्या आप मुझे 5,000 रुपए दे सकते हो, बहुत ही अर्जेंट है। जिस पर संतोष कहता है कि इन्फॉर्मेशन बताने के लिए तुम 5,000 रुपए मांग रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा। तो मिरिंडा भी कहती है कि हाँ ठीक है, अपने आप कर लो, अब वापस मत आना। फिर उसके बाद संतोष दोबारा अपने पुलिस स्टेशन पर आकर कन्नन से काफी सारे सवाल करने लगता है, लेकिन कन्नन से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पर फिर पूछताछ के दौरान कन्नन संतोष को एक हैरान करने वाली बात बताता है। वो कहता है कि सर, कुछ दिन पहले एक तालाब में जॉय नाम के आदमी की डेड बॉडी मिली थी, आपको याद होगा? तो सर, उस जॉय को इसी बाबू भाई ने मारा था, और मुझे लगता है कि जॉय की हत्या के बीच और बाबू की हत्या के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। असल में उस दारू की दुकान की वजह से जॉय और बाबू के बीच कई बार झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बाबू ने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उस दुकान को हासिल कर लिया। इसी के चलते जॉय और उसके आदमी दारू की दुकान पर आकर बाबू से झगड़ा करने लगे, जहां बाबू ने अकेले ही जॉय और उसके दोस्तों को बहुत मारा पीटा, और फिर कुछ दिनों बाद जॉय की डेड बॉडी तालाब में मिली। कन्नन आगे कहता है कि सर, आपके सीनियर ऑफिसर भी बाबू को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने उस केस में बाबू की इंक्वायरी नहीं की। अब संतोष कन्नन के बयान को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि बाबू को सुनील नहीं मारा होगा, क्योंकि सुनील एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और अब रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है। संतोष को याद आता है कि उस हत्या वाली रात बाबू की डायरी से कुछ पन्ने मिसिंग थे, तो शायद उन पन्नों में रियल एस्टेट बिजनेस के कुछ डिटेल्स लिखे होंगे, जिसको लेकर शायद बाबू ने सुनील का कमीशन नहीं दिया होगा और इसीलिए सुनील ने बाबू को मार दिया होगा। अब संतोष अंदाजा लगाता है कि उस रात सुनील पहले से ही अपने किसी आदमी को पीछे वाले रास्ते से दुकान के अंदर लाया होगा, और उसके बाद वो खुद अंदर आकर लोगों के साथ कार्ड्स खेलने लगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और इसी बीच सुनील के उस आदमी ने बाबू को मौका पाते ही मार दिया होगा। और इसके बाद जब सारे लोग डेड बॉडी को देखकर शॉक हो गए, तो सुनील ने सारी दुकान की चेकिंग करने के बहाने अपने आदमी को चुपके से वहां से निकाल दिया होगा। लेकिन संतोष ने यह सब सोच तो लिया था और उसको सुनील के ऊपर पूरा शक भी था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास सुनील के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, बल्कि सिर्फ थ्योरी थी। इसलिए अब संतोष अपने सीनियर के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है। तो सीनियर कहता है कि उस दिन तो तुम कन्नन पर शक कर रहे थे और अब तुम्हारा शक सुनील पर है। जो भी हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है। अगर तुम ये केस सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं ये केस दूसरी टीम को सौंप दूंगा। इसके बाद संतोष मिरिंडा के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि बताओ, उस रात तुमने और क्या देखा था? तो मिरिंडा उससे कहती है कि सर, उस रात मैंने एक आदमी को दुकान के पीछे देखा था। फिर थोड़ी देर बाद बाइक पर एक और आदमी उसके पास आया। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे, लेकिन रात होने की वजह से उनका चेहरा मुझे ढंग से नजर नहीं आया, पर हाँ, वो बंदा कद में बहुत ही लंबा था। अब ये सब सुनने के बाद संतोष का शक सुनील पर और गहरा हो जाता है, क्योंकि उसके सर पर भी बाल नहीं थे, ठीक जैसे मिरिंडा ने पहले बताया था, और ऊपर से वो लंबे कद का भी था। अब संतोष मिरिंडा से पूछता है कि उस दिन तुमने 5,000 रुपए क्यों मांगे थे, क्या जरूरत थी? तो वो कहती है कि सर, मेरा घर का रेंट ड्यू है, इसलिए आपसे पूछा था। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मैं आपको जल्दी ही पैसे लौटा दूंगी, क्योंकि कन्नन तो मेरी एक बात नहीं सुनता। इस तरह अब संतोष मिरिंडा को उस दिन के लिए सॉरी बोलता है और उसको पैसे दे देता है। दूसरी तरफ कन्नन सुनील से मुलाकात करके एक रात का इंसिडेंट बताने लगता है। एक रात जब कन्नन दुकान से वापस अपने घर जा रहा था, तो उस वक्त बाबू ने उस जॉय को तालाब में डुबाकर मार दिया, लेकिन ये चीज कन्नन ने देख ली थी,
इसलिए बाबू कन्नन के पास आकर उसको धमकाने लगा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब ये सुनते ही सुनील कन्नन को डांटने लगता है कि इतने दिनों तक तुमने ये बात क्यों छुपा कर रखी। तो कन्नन कहता है कि उसने एक दिन सुनील को दुकान के पीछे बुलाकर वही बात बताने की कोशिश की थी, लेकिन खिड़की में बाबू को देखकर उसने फौरन टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया। और दोस्तों, यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कन्नन कहता है कि मैंने पता किया है कि बाबू ने तो उस जॉय को मारा, लेकिन अब उसी जॉय का बेटा बाबू के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसका मतलब संतोष और कोई नहीं बल्कि उस जॉय का बेटा है, इसलिए वो असली कातिल तक पहुंचना चाहता है। वो कहता है कि संतोष को ये बात पता चल चुकी होगी कि इसके फादर जॉय को बाबू ने ही मारा होगा, इसलिए प्लान बनाकर अब संतोष खुद बाबू को मारकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और केस को भटका रहा है ताकि वो खुद ना पकड़ा जाए। इसीलिए हम दोनों इस संतोष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, नहीं तो ये हमें ही जेल पहुंचा देगा। इसी बात पर अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि शहर जाकर एक रस्सी खरीद कर लाएंगे और फिर सोचेंगे कि संतोष ने बाबू को कैसे मारा होगा ताकि सबूत इकट्ठा कर सकें। इस तरह अब कन्नन और सुनील उस दुकान के पास जाकर संतोष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते रहते हैं। तो किसी जगह पर इन्हें संतोष की पी हुई सिगरेट मिल जाती है, जो कि इनका पहला सबूत था। फिर उसी रात मिरिंडा घबराते हुए संतोष को कॉल करके कहती है कि आप फौरन मेरे घर आइए, कोई आदमी चाकू लेकर मेरे घर का दरवाजा तोड़ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज आ जाइए। तो संतोष ऐसे ही आधी ड्रेस में मिरिंडा के घर के लिए निकल जाता है और उसे रास्ते भर गाइड करता रहता है कि तुम दरवाजा मत खोलना और दरवाजे पर कोई भारी सामान लगा दो। फिर जब वो फाइनली मिरिंडा के घर पर पहुंच जाता है तो तब तक वो किलर वहां से जा चुका होता है। अब संतोष को वहां मौजूद फुटप्रिंट्स को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर शायद सुनील ही आया होगा, क्योंकि शूज के फुटप्रिंट्स बहुत ही बड़े होते हैं और ऐसे ही शूज सुनील इस्तेमाल करता है। लेकिन अब दोबारा मिरिंडा पर हमला ना हो, इसलिए संतोष मिरिंडा के घर पर ही पहरेदारी देने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्नन जख्मी हालत में सुनील के पास आता है और उससे कहता है कि जब मैं रस्सी और चाकू लेकर तुम्हारे पास आ रहा था तो एक स्कूल बस ने मुझे फॉलो करके मेरा एक्सीडेंट कर दिया। मैं बहुत ही मुश्किल से बचते बचाते तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद ये दोनों उस दारू की दुकान के पास जाकर इस रस्सी को बाहर से एक ही होल के जरिए से अंदर डालने लगते हैं। अब सुनील कहता है कि कन्नन, बाबू की हत्या में जरूर 2 लोग शामिल होंगे, जिसमें से एक आदमी ने अंदर से हेल्प की होगी जबकि दूसरे आदमी ने बाहर से उसी रस्सी को खींचा होगा। अब थोड़ी देर के बाद संतोष को एक पुलिस वाला कॉल करके एक शॉकिंग बात बताता है कि उस दारू की दुकान के पास एक और लाश पाई गई है, इसलिए आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। तो संतोष जब उस दुकान तक पहुँचता है तो वो दारू की दुकान आग में जल रही होती है, जहाँ काफी सारे लोग उस आग को बुझाने में लगे थे। फिर उस लाश के पास जाकर जब वो तफ्तीश करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सुनील की होती है। यानी संतोष अगली सुबह जिसको अरेस्ट करने वाला था, अब उसी की मौत हो गई। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जब कन्नन और सुनील उस दुकान में रस्सी की मजबूती चेक कर रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि संतोष ने बाबू को कैसे मारा होगा। लेकिन तभी सुनील अपना दिमाग चलाता है और वो जो ऑब्जर्व करता है उससे ये कहानी एक बार फिर से पलट जाती है और हमारे सामने आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। सुनील कन्नन से कहता है कि कन्नन, सारे लोग तुम पर ही शक कर रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उस बाबू की हत्या उस संतोष ने नहीं बल्कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने की है। कन्नन, तुमने अंदर से अपनी बीवी की मदद की, जिसके बाद मिरिंडा ने बाहर से बाबू को मार दिया होगा। ऊपर से इस दुकान के बारे में तुम्हें ही अच्छे से पता है और साथ ही तुम्हारी बीवी का घर भी दुकान से काफी पास है, यानी मिरिंडा हत्या करके जल्दी से अपने घर वापस चली गई होगी। ऊपर से तुम एक मैजिशियन भी हो, तो एक मैजिक में मैजिशियन क्या करता है, सारे ऑडियंस का फोकस एक तरफ रखकर वो दूसरी तरफ से अपना काम खत्म कर देता है। और तुमने भी ऐसा ही किया और सभी का शक तुम्हारी तरफ करवा दिया। हमारा ध्यान भटकाने के लिए तुम हमारे साथ कार्ड्स खेलने लगे, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी ने बाबू को मार दिया। अब सीन यहाँ से दोबारा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि असल में कन्नन और उसकी बीवी मिरिंडा बहुत टाइम से बाबू को मारने का प्लान कर रहे थे। इसके लिए ये लोगों के सामने ये जताने लगे कि हमारी मियाँ बीवी की नहीं बनती और हम रोज रोज लड़ते झगड़ते हैं। साथ ही मिरिंडा जानबूझकर बाबू से मिलने के लिए जाया करती थी, ताकि गाँव वाले यही सोचने लगे कि बाबू और मिरिंडा के बीच में कुछ चल रहा है। और फिर कन्नन और मिरिंडा के बीच झूठा झगड़ा होने के बाद मिरिंडा कन्नन से सेपरेट हो गई और दूसरे घर में जाकर रहने लगी, ताकि कोई भी ये ना सोच सके कि वो मर्डर दोनों ने साथ में किया होगा।
फिर इनके प्लान के हिसाब से कन्नन ने ऑलरेडी दुकान के ऊपर एक रस्सी को बांध दिया था और उस रात जब बाबू फुल दारू पीने की वजह से नशे में धुत हो गया तो उसके बेहोश होने के बाद कन्नन ने बाबू के गले में वो रस्सी बांध दी और ऊपर से वो रस्सी काली थी, जिसकी वजह से अंधेरे में किसी को भी वो नजर नहीं आई। फिर कन्नन के मिरिंडा को सिग्नल देने की वजह से मिरिंडा फौरन अपने घर से इस दुकान में आई, जिसके बाद उसने बाहर वाली रस्सी को एक जीप के साथ बांध दिया और उस जीप को थोड़ा सा धक्का देने पर ही बाबू अंदर से ही लटक गया। साथ ही कन्नन ने इस रस्सी को ऐसे बांधा होता है कि काम खत्म होने के बाद मिरिंडा आसानी से उस रस्सी को अपने साथ ले जा सकती थी। यानी इन दोनों ने लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि बाबू ने अंदर से ही अपनी जान ली होगी। इसका मतलब कन्नन ने जानबूझकर सुनील को संतोष के बारे में झूठ बोला था कि वो जॉय का बेटा है, ताकि सुनील यही समझे कि संतोष ने ही बाबू को मारा होगा। और इतना ही नहीं, कन्नन ने संतोष के खिलाफ सबूत भी वहां पर रख दिया, वही सिगरेट वगैरह। उधर मिरिंडा ने भी संतोष से झूठ बोला कि उस रात उसने 2 लोगों को देखा था और ऊपर से हाल ही में मिरिंडा पर किसी ने भी अटैक नहीं किया था। ये सब असल में इन दोनों का प्लान था, इस केस को भटकाने के लिए। तो आखिर में जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो कन्नन को बहुत मारता है और पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, सारा शक मुझ पर क्यों डाला। अब इसी हाथापाई के दौरान दुकान में आग लग जाती है और गलती से कन्नन का चाकू सुनील के पेट में घुस जाता है, जबकि कन्नन उसे मारना नहीं चाहता था। और दोस्तों, अब आता है इस मूवी का क्लाइमेक्स कि भाई आखिर ये सब क्यों हो रहा था। अब कन्नन सुनील को बताता है कि जब बाबू ने जॉय को मारा था तो उस वक्त कन्नन ने सुनील को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त बाबू ने कन्नन को देख लिया था कि कन्नन अपना मुंह खोल रहा है। इसलिए उसी रात बाबू कन्नन के घर पर गया और उसने कन्नन और मिरिंडा को बहुत मारा पीटा। अपाहिज होने की वजह से कन्नन लाचार था और वो खुद के साथ साथ अपनी बीवी को भी पिटते हुए बेबसी से देख रहा था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उस वक्त मिरिंडा प्रेग्नेंट थी, लेकिन बाबू के मारपीट की वजह से मिरिंडा का मिसकैरेज हो गया था और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि मिरिंडा कभी मां नहीं बन सकती। जिसके बाद दोनों मियां बीवी बहुत ही दुखी हुए क्योंकि बाबू ने उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। लेकिन फिर भी कन्नन बाबू की दुकान में ही काम करता रहा और ये दोनों अब प्लान बनाने लगे कि मौका देखकर बाबू को मार देंगे। अब कन्नन रोते हुए सुनील से कहता है कि मैं तो बस केस को भटका रहा था, वो लोग तुम्हें पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि सबूत उनके पास कभी होते ही नहीं, वो बस आइडिया ही लगा सकते थे। अब ये सुनकर सुनील उससे कहता है कि कन्नन, तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और मुझे इसी हालत में छोड़ दो, तुमने जो किया वो सही किया। इसके बाद कन्नन रोते हुए मिरिंडा के पास जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर प्रेजेंट डे पर संतोष सुनील की लाश को देखकर यही समझने लगता है कि कन्नन ही असली कातिल है, इसलिए अब वो मिरिंडा के घर पर जाता है। इस तरफ कन्नन मिरिंडा के पास होता है जो उसे पहले ही सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि संतोष यहाँ पर आएगा। अब मिरिंडा उससे कहती है कि तुम एक काम करो, मेरे गले के पास छुरी रखकर तुम यहाँ से भाग जाओ और फिर कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। लेकिन तभी संतोष के वहां पहुंचने पर कन्नन वहां से भागने लगता है और इतने में संतोष गोली चलाता है जो कन्नन को ना लगकर मिरिंडा को लग जाती है। फिर दूसरे सीन में मिरिंडा हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रही होती है कि तभी संतोष उससे मिलने आता है। वो मिरिंडा से कहता है कि कल रात अगर मैं तुम्हें गोली नहीं मारता तो कन्नन तुम्हें भी मार देता, लेकिन तुम पर गोली चलाने की वजह से ही कन्नन वहीं रुक गया और आखिर में पकड़ा गया। शायद कन्नन ने ही सुनील को भी मारा होगा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि बाबू को किसने मारा और क्यों। इसका मतलब है कि बाबू को मारने में कन्नन का हाथ है, लेकिन कन्नन के पीछे भी एक और हाथ है। और इस तरह से संतोष मिरिंडा का हाथ पकड़ने लगता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि शायद संतोष भी समझ चुका था कि मिरिंडा भी इस केस में शामिल है, क्योंकि जब मिरिंडा को गोली लगी थी तब कन्नन भागने की जगह वहीं रुक गया था, जिससे संतोष समझ गया होगा कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं और शायद दुनिया को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये नाटक रचा होगा। लेकिन कन्नन ने पकड़े जाने के बाद संतोष से कहा होगा कि इस केस में मेरी बीवी को मत लाओ और उसे सच बता दिया होगा कि बाबू को क्यों मारा गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हाइप करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।